डीके गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की सोशल स्टडी का चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम समझते हैं साथियों कि लोकतंत्र क्या होता है, इसके क्या प्रकार हैं। इस पाठ में हम देखेंगे लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, लोकतंत्र के कौन कौन से सिद्धांत हैं, लोकतंत्र की क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या बुराइयाँ हैं, कितने प्रकार का लोकतंत्र है, एक आदर्श लोकतंत्र किस प्रकार का होना चाहिए। इस सारी बातों को हम इसमें पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र का अर्थ देखें हम सबसे पहले क्या है। लोकतंत्र का मतलब है जनतंत्र या प्रजातंत्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेमोक्रेसी। ये ग्रीक शब्द दो शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया। डेमोस का मतलब होता है भीड़ या जनता, क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। अर्थात भीड़ या जनता की शक्ति वो कहलाती है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है, निर्णय लेने की एक विधि होती है। इसमें क्या एक सिद्धांतों का समूह होता है डेमोक्रेसी में, और आदर्श मूल्य इसमें समाहित होते हैं। एक बर्न्स से राजनीतिज्ञ वो कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ हैं और इससे भावनात्मक अर्थ भी जुड़ा हुआ है। जैसे हम किसी को वोट देते हैं तो उससे हमारी इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं वो जुड़ जाती हैं लोकतंत्र के। अब देखते हैं विभिन्न रूप, कितने प्रकार के लोकतंत्र के रूप होते हैं। लोकतंत्र के 4 रूप होते हैं: राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। सबसे जो अच्छा है या जो प्रचलन में है सभी देशों में वो है राजनीतिक लोकतंत्र। ये इसी को बोलते हैं हम एक तरह से उदारवादी लोकतंत्र या राजनीतिक लोकतंत्र। हालांकि हम चारों को पढ़ेंगे, ये सबसे विस्तृत रूप से दे रखा है किताब में। राजनीतिक लोकतंत्र ये क्या था बच्चों, कि जो ये सबसे पहले व्यक्तिवादी मतलब व्यक्ति पर जोर देता था पहले 18वीं 19वीं शताब्दी में। बाद में क्या हुआ, पश्चिमी देशों में ये उदारवादी की ओर हो गया। उदारवादी का मतलब है ये सभी व्यक्तियों को महत्व देने लग गया। उदारवादी का मतलब प्रत्येक मनुष्य में सोचने और बुद्धि की क्षमता है। राजनीतिक लोकतंत्र की खोज एक तरह से जो शुरुआत है वो पश्चिम से हुई, इसलिए राजनीतिक लोकतंत्र को पश्चिमी लोकतंत्र भी कहते हैं। हालांकि मार्क्सवादियों ने तो राजनीतिक लोकतंत्र को पूंजीवादी लोकतंत्र कह दिया था, कि जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसमें भी पूंजीवाद की व्यवस्था है वो बढ़ती हुई चली जाती है। अर्थात राजनीतिक लोकतंत्र को देखें या उदारवादी को देखें तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र है वो देखें कि राज्य के रूप में एक लोकतांत्रिक राज्य रहता है, शासन के रूप में एक लोकतांत्रिक शासन की तरह ये कार्य करता है। इसमें हम देखें कि जो प्रभु सत्ता है या जो पावर है वो जनता के हाथ में रहती है, जनता में निवास करती है। जनता के हाथ में ही शासकों को नियंत्रण और हटाने की शक्ति होती है। राजनीतिक लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं देख लें। राजनीतिक लोकतंत्र में क्या होता है, उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करते हैं। ये जो राजनीतिक लोकतंत्र में होता है संविधान को लेकर ही सरकारें चलाई जाती हैं। जो संविधान लिखा हुआ है उसके हिसाब से सरकारें चलती हैं। और जनता में प्रभुसत्ता, जो हम बात कर रहे हैं पावर है, वो जनता में होती है। सैद्धांतिक पक्ष है इसका लोकतांत्रिक राज्य, लेकिन व्यवहारिक पक्ष है इसका लोकतांत्रिक शासन। इसको थोड़ा समझें। जैसे हमारा लोकतांत्रिक राज्य का मतलब जिसकी बाउंड्री निश्चित हैं उसको हम राज्य के रूप में कहेंगे। तो एक हमारा भारत है वो भी एक राज्य है पॉलिटिकल की भाषा में। तो जो लोकतांत्रिक राज्य है भारत है, लेकिन वास्तविक रूप में जो निर्णय करते हैं वो शासक करते हैं। कैसे, जैसे अमेरिका से कोई डील करनी है अमेरिका से, तो क्या एक बात बताओ, क्या भारत के सभी नागरिक और अमेरिका के सभी नागरिक मिलकर कोई डील करेंगे? नहीं, भारत की डील करेंगे भारत के प्रधानमंत्री। अर्थात व्यवहारिक पक्ष क्या है लोकतांत्रिक शासन का, वो जो राजनीतिक शासन का वो लोकतांत्रिक शासन है। व्यवहारिक पक्ष में व्यवहार में शासक काम करेंगे, जनता काम नहीं करेगी, क्योंकि इतनी जनता एक साथ काम कैसे करेगी। तो सैद्धांतिक पक्ष तो यह है कि हमारे भारत ने काम किया है, लोकतांत्रिक राज्य ने काम किया है। लेकिन व्यवहारिक पक्ष क्या है कि लोकतांत्रिक शासन ने काम किया है, लोकतांत्रिक शासन काम करता है। चौथी विशेषता देखें हम राजनीतिक लोकतंत्र की, जनता होती है वो सरकार को चुनती है और जनता ही सरकार को हरा भी सकती है। एक चीज़ देखें 5वें नंबर पर इसमें विशेषताओं में, जो लोकतांत्रिक शासन जो राज्य है, ये राजनीतिक लोकतंत्र है वो साध्य नहीं है। साध्य का मतलब होता है लक्ष्य नहीं है। लोकतांत्रिक साध्यों और मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। ये राजनीतिक लोकतंत्र है वो क्या है, हमारे जो लक्ष्य हैं एक्चुअल में क्या है,
लोकतांत्रिक साध्य और मूल्य ये हमें प्राप्त करने हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझें क्या है। हम 10वीं क्लास में हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है 10वीं की क्लास को अच्छे नंबरों से 90% या उसके ऊपर के नंबरों को पास करना। अब इसके साधन क्या हैं? साधन ये है अच्छी पढ़ाई, नोट्स, बुक्स, अच्छे अध्यापक, ये क्या है? साधन हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? साध्य क्या है? 10वीं की एग्जाम में 90% या उससे ऊपर अंक प्राप्त करना। ऐसे ही हम इसमें देखें राजनीतिक लोकतंत्र में, तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है साध्य नहीं है। साध्य तो उसके जो शासक हैं उनका साध्य तो ये है कि मूल्य, जो लोकतांत्रिक साध्य जो होते हैं, मतलब व्यक्तियों का नैतिक विकास करना, मूल्यों में वृद्धि करना, वो लक्ष्य हैं। उनको प्राप्ति के लिए साधन हैं ये राजनीतिक लोकतंत्र एक तरह से। सेकंड नंबर पर हम देखते हैं सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब होता है हम समाज की समता की भावना इसमें लाना है, हमारा ये उद्देश्य है। मतलब नस्ल, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, धन, जन्म, इनके आधार पर किसी में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये सामाजिक लोकतंत्र है। एक हर्नसा, एक राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें समानता के विचार की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो और किसी एक व्यक्ति के लिए दूसरे व्यक्ति का सुख का साधन मात्र वो नहीं होगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुख का साधन मात्र नहीं होगा, कि मतलब किसी एक व्यक्ति के कारण सुख आ जाए उसको, उसका वो एक तरह से अधिकार उस पर कर ले, ऐसा इसमें नहीं होगा। सबको समान अधिकार हैं लोकतंत्र में। तीसरे प्रकार का हम देखें आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र में क्या मांग की जाती है कि जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सारे जो इसमें जो प्राणी हैं या सारे जनता है वो एक तरह से एक ही तरह की रहे, वो कहलाता है आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र के लिए सबसे पहले वकालत करी थी संसार में मार्क्सवादियों ने और समाजवादियों ने। सबसे पहले वकालत करी थी मार्क्सवादियों ने। जैसे कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने कहा था कि गरीबों एक हो जाओ, तो वो गरीब और अमीर में फर्क मिटाना चाहते थे। अब बात करते हैं हम चौथे नैतिक लोकतंत्र की। नैतिक लोकतंत्र का मतलब होता है कि समाज में भाईचारा हो जाए, सभी भाई भाई की तरह रहें, एक दूसरे का आदर करें, इस प्रकार का लोकतंत्र हो। नैतिक और आध्यात्मिक रूप से, जिसमें नैतिकता तो हो साथ में आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता का मतलब है उसमें भगवान के प्रति दया भाव हो, इस प्रकार का समाज बन जाए तो वो नैतिक लोकतंत्र कहलाता है। तो नैतिक लोकतंत्र था, उसका जो विचारधारा थी सबसे पहले आई थी फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की जो क्रांति थी 1789 में हुई थी, उदार लोकतंत्रवादी क्रांति हुई थी। इसके मूल वाक्य थे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, अर्थात बंधुत्व का विशेष महत्व इसमें दिया गया था फ्रांस की क्रांति में। तो बंधुत्व को ही नैतिक लोकतंत्र का आधार एक तरह से माना गया है। अब हम देख लेते हैं लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण देख लेते हैं क्या है, क्योंकि विद्वानों में काफियों में ये मतभेद था कि सत्ता का उपभोग कौन करता है, कौन सा वर्ग है, कौन शासक रहता है, कौन शासित रहता है, मतलब किस पे शासन होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे विचार अलग अलग थे विचारकों के, तो उनके आधार पर उन्होंने विभिन्न सिद्धांत दिए हैं लोकतंत्र के, और अपनी तरह से उनको लोकतंत्र को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उदारवादी सिद्धांत। लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत, या इसको ये मिलता जुलता है, बच्चों ध्यान देना, ये जो हमारा राजनीतिक लोकतंत्र गया उसी से बिल्कुल मिलता जुलता है। तो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत में हम देखें, ये जो पश्चिमी विचारक थे उन्होंने इसको विकसित किया था उदारवादी सिद्धांत को, क्योंकि उन्होंने ही राजनीतिक लोकतंत्र को किया था। तो राजनीतिक लोकतंत्र और उदारवादी एक ही बात है। तो इसके हम विचारक देख लेते हैं कौन कौन से विचारक हैं। 5 विचारकों का, 4 विचारकों का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। हॉब्स, लॉक, जॉन लॉक, रूसो, बेंथम, J.S. मिल, T.H. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, ये इसके विचारक हैं।
उदारवादी लोकतंत्र के। उदारवादी क्या कहता है? उदारवादी एक ही चीज़ कहता है, बार बार ध्यान रखना, कि व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है और अपना हित और अहित समझने की क्षमता रखता है, और जो सभी व्यक्ति हैं समाज के, जो भी देश में राज्य में हैं, उनमें न्यूनतम तर्क या बुद्धि संवेदनशीलता प्रेजेंट रहती है। ये इस बात को कहता है उदारवादी। आगे कहता है कि शासन का गठन उदारवादी और लोकतांत्रिक संविधान के अनुसार होना चाहिए। उदारवाद का मतलब सभी व्यक्तियों की उसमें पहुंच होनी चाहिए। लोकतांत्रिक का मतलब है लोगों का ही शासन होना चाहिए। और ये सीमित शासन की भी बात करता है। सीमित शासन का मतलब है किसी व्यक्ति को मूल अधिकार देने हैं, ऐसा नहीं उसके सारे अधिकारों को छीनकर उसमें केवल शासन ही शासन सौंप दें, ना, उसको मूल अधिकार, उसकी स्वतंत्रता, उसकी सारे अधिकार हैं वो देकर उस पर एक लिमिटेड रूप से ही शासन करना है, जिससे उसकी स्वतंत्रता बनी रहे, वो सीमित शासन कहलाता है। इसकी वकालत भी उदारवादी शासन करता है। उदारवादी शासन सिद्धांत कहता है कि जो जनता की इच्छा है वो ही शक्ति का आधार होती है, अर्थात सरकार है वो राजनीतिक सत्ता की न्यासी होती है। जो लोकतंत्र में क्या होता है, जो राजनीतिक सत्ता है वो तो ट्रस्ट की तरह काम करती है, एक तरह से कि वो तो ट्रस्ट है और जनता की इच्छा पर ही शासन होता है। और विशेषता देखें उदारवादी की, जो राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताएं, वो ही विशेषताएं बहुमत के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात जनता है वो शासन को चुनती है और जो शासन है वो जनता पर होता है। उदारवादी या राजनीतिक लोकतंत्र की विशेषताओं में से उठाएं हम, उत्तरदायी प्रकार का होता है उदारवादी शासन। व्यक्ति हित को ज़्यादा ध्यान में ना रखकर उदारवादी उत्तरदायी प्रकार का होता है, अर्थात किसी भी कार्य को करने के लिए वो उत्तरदायी होते हैं शासक। और उसमें और विशेषताएं देखें, नागरिक स्वतंत्रताएं मिलती हैं, नागरिकों के अधिकार मिलते हैं। उदारवादी सिद्धांत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, न्यायपालिका भी स्वतंत्र होती है, लोकतंत्र में निर्णय बहुमत से होते हैं। लेकिन उदारवादियों में ये भी बात ध्यान रखना, अगर कोई भी व्यक्ति किसी विचार के प्रति एंटी जाता है, जैसे वर्तमान में हम देखें कोई भी दल है, छोटा है, जिसके 2-4 सदस्य हैं, अगर उसका किसी बड़े सदस्य से विचार है मेल नहीं खाता है, तो उदारवादी सिद्धांत ये कहता है कि जो बड़ा दल है, बहुमत जिसको मिल गया है, वो अल्पमत वालों के लिए भी कैसा रहता है, पूरी तरह से सहिष्णु, टॉलरेंस रहता है, मतलब उनसे गुस्सा नहीं होता है, उनसे मेल खाता है, उनसे उसके विचार हैं वो मेल खाने चाहिए। अब हम देखें लोकतंत्र का जो है सिद्धांत दूसरा, बहुलवादी सिद्धांत एवं दृष्टिकोण। बहुलवादी सिद्धांत क्या है लोकतंत्र का, तो एक तरह से उसको देखें। बहुलवादी सिद्धांत का मतलब है प्लूरिस्ट सिद्धांत। अब आप बच्चों एक तरह से देखो कि बहुलवादी सिद्धांत कहता है जैसे कोई राज्य है, राज्य का मतलब मैं भारत की बात कर रहा हूँ, कोई राज्य है तो क्या इसमें सारे जो सरकारी नौकर हैं क्या उनकी ही चलनी चाहिए, क्या बड़े बड़े लोगों की ही चलनी चाहिए? नहीं। बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है जब कोई राज्य चलाना है आपको तो उसमें निजी समूह और अनेक हित समूह उनकी भी राज्य की शक्ति में हिस्सा होना चाहिए, अर्थात सरकारी के साथ साथ निजी समूह और हित समूह हैं उनकी भी राज्य की शक्ति में हिस्सा होना चाहिए, अर्थात संघात्मक स्वरूप की ये बात करता है, फेडरल सिस्टम की। एक तरह से फेडरल सिस्टम, जैसे भारत में फेडरल सिस्टम है, संघात्मक स्वरूप है जो ये बात करता है कि राज्यों की शक्ति और केंद्र की शक्ति मिलके भारत की शक्ति बनती है। इसी प्रकार से अनेक निजी समूहों की शक्ति, सरकारी शक्ति, वो मिलके लोकतंत्र चलाया जाए। इस प्रकार से बहुलवादी सिद्धांत ये कहता है। इसके विचारक हैं H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कॉल, डिग्बी, रॉबर्ट डेहल, ये इसके हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे कि बहुलवादी सिद्धांत क्या कह रहा है कि सबको मिलाकर हम लोकतंत्र को चलाएं। अब तीसरा प्रकार का सिद्धांत हम देखें, लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय अविजन वर्गीय सिद्धांत। इसका मतलब एलिट का मतलब विशिष्ट लोग। कुछ लोग ये कहते थे कि लोकतंत्र तो क्या है, बड़े ही लोग चलाते हैं और इसके केंद्र में क्या है, अविजन एलिट हैं और जनता तो वोट देने के लिए ही होती है। इसका मूल मतलब ये है
कि जैसे हम देखें कि बड़े लोग हैं, जैसे केंद्र में भी आप बड़े लोगों को देखते हैं, कोई नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, केजरीवाल या तुम्हारे और भी पार्टियों के नेता सभी हैं, तो कि नेता तो यही बनते हैं, जनता तो केवल वोट देने के लिए होती है। अर्थात इस सिद्धांत के वर्ग में केंद्र में क्या है, अविजन एलिट हैं कि वो ही शासक बनते हैं। इसके विचारक कौन कौन से हैं, रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, पेरेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ये इसके क्या हैं, विचारक हैं। चौथा सिद्धांत हम पढ़ते हैं लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत एक तरह से आर्थिक लोकतंत्र की वकालत करता है कि या जनवादी लोकतंत्र, पीपुल्स डेमोक्रेसी की एक मतलब ये एक ही बात कहता है कि समाज में या देश में कोई वर्ग नहीं होने चाहिए, किसी प्रकार के वर्ग, गरीब और अमीर वर्ग ना होने चाहिए, सबका एक ही स्तर होना चाहिए। वो मार्क्सवादियों का सिद्धांत था। तो मार्क्सवादी सिद्धांत के विचारकों में सबसे पहले मूल विचार तो कार्ल मार्क्स का ही है, फ्रेडरिक एंजल्स का ही है, लेकिन इसका व्यवहारिक रूप कि ऐसा संभव नहीं हो सकता कि सारे गरीब और अमीर बराबर हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। व्यवहारिक रूप एक्चुअल में दिया था लेनिन, स्टालिन और माओ तुंग ने। व्यवहारिक रूप मतलब जो एक्चुअल में हो सकता था। मूल विचार तो इन्होंने दिया, एक्चुअल में हो सकता था जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वो दिया था लेनिन, स्टालिन और माओ तुंग ने। पांचवा सिद्धांत देखें लोकतंत्र का, समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत किस प्रकार की बात करता है कि ये दो तरह से बनता है, उदारवादी जो हमने पहले सिद्धांत में पढ़ा और मार्क्सवादी जो हमने चौथे सिद्धांत में पढ़ा। कि मतलब एक तो आर्थिक समानता भी होनी चाहिए और एक राजनीतिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये इन दोनों से मिलकर समाजवादी बना। अर्थात समाजवादी का मतलब ये हो गया कि क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर ये क्या किसमें विकासवादी और संविधान के साधनों में विश्वास करते हैं। कौन से, समाजवादी सिद्धांत वाले। कोई विचारकों के इसमें नाम नहीं है। अब हम देखते हैं लोकतांत्रिक शासन के प्रकार। लोकतांत्रिक शासन के दो प्रकार हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब हो गया बच्चों, जैसे कोई ये देश है या राज्य है, इसमें जो जनता है वो डायरेक्ट ही शासन करे, प्रत्येक जनता डायरेक्ट ही शासन करे, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष शासन। कि जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से राज्य की प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करे। प्रभुत्व का मतलब पावर का प्रयोग करे, पावर का प्रयोग करे, वो क्या हो गया, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट प्रकार का। अर्थात ये शुद्ध लोकतंत्र तो यही है एक्चुअल में, जनता का शासन तो यही है शुद्ध। तो ये, लेकिन क्या कोई बड़े देश पर ये लागू हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसमें देखें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में कि जो नीति संबंधी कानून, प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो डायरेक्ट सभी किसके अनुसार, डायरेक्ट जनता के अनुसार ही हों। वो किसके अनुसार हों, डायरेक्ट जनता के अनुसार हों। तो हर्मशा इसमें क्या कह रहे हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, थोड़ा सा ध्यान रखें कि लोकतांत्रिक शासन ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से बिना कार्यवाहकों प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता, पावर का उपयोग करती है। तो ये एक तरह से ये देखें हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर सही बैठता है। ये जो उसकी लोकतंत्र के संबंध में परिभाषा है हर्मशा की, वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन हम देखें बच्चों, ये ऐसी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रकार है वो छोटे शहरों पर ही, छोटे राज्यों प्रांतों पर ही लागू हो सकता है। जैसे ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में वर्तमान में, जिसमें केवल 5 प्रांत हैं, 5 कैंटन हैं, छोटे और कम जनसंख्या वालों में ही संभव है। भारत जैसे या अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में, देशों में अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट प्रकार का ही लोकतंत्र हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनता है वो डायरेक्ट, जैसे हमारे भारत की करीबन 140 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है। क्या इतनी जनसंख्या सभी के मत एक हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो ये सरकारें प्रतिनिधियों के माध्यम से ही चलती हैं। तो जेएस मिल के अनुसार शासन प्रतिनिधियों के माध्यम से चलता है, किसका, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का। अर्थात ये इनमें जनसंख्या होती है वो ज़्यादा होती है। अब कुछ लोकतंत्र की परिभाषाएं देख लें। अगर आप ज़्यादा परिभाषाएं याद नहीं रख सकें तो एक परिभाषा ये जरूर याद रखनी है अब्राहम लिंकन की, कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए तथा जनता द्वारा शासन होता है, वो लोकतंत्र कहलाता है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा है, काफ़ी फेमस परिभाषा है।
लेकिन कुछ देख लें। लॉर्ड ब्राइस की क्या परिभाषा है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें राज्य की शासन शक्ति कानूनी तौर पर किसी विशेष वर्ग या वर्गों में नहीं, अब तो किस में रहती है? समाज के सदस्यों में निहित होती है। वो लॉर्ड ब्राइस की है। डाइसी की देखें। डाइसी कह रहा है कि राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतंत्र शासन का वह शासन की वह व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है, वो डाइसी कह रहे हैं। सीले क्या कह रहे हैं? लोकतांत्रिक शासन में प्रत्येक व्यक्ति का शासन कार्य में भाग हो, वो सीले कह रहे हैं। लोकतंत्र की अब प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। हमने लोकतंत्र की देख ली, या राजनीतिक लोकतंत्र की देख ली, या उदारवादी की देख ली, लगभग सेम सी विशेषता हैं। जैसे लोकतंत्र की प्रमुख विशेषताओं में जनता का शासन होता है, संपूर्ण जनता का शासन होता है, और किसी जनता में हम ये भेद नहीं करते हैं कि कौन सी नस्ल का, भाषा का, संस्कृति का, वर्ग का है, सारी जनता का शासन होता है। दूसरी विशेषता, जनता द्वारा निर्मित होता है। ये प्रतिनिधि प्रकार का शासन होता है लोकतंत्र। प्रतिनिधि मतलब हम जिनको वोट देते हैं वो प्रधानमंत्री अलग चुनते हैं। जैसे हमने वोट दिया सांसद के लिए, और सांसद सारे मिलकर वो किसको चुनते हैं? पीएम को। तो प्रतिनिधि शासन होता है जनता द्वारा निर्मित। कि कौन सा शासन है? प्रतिनिधि। जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है इसमें। लोकतांत्रिक शासन में जैसे पहले बात करी थी, साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो किस लोकतांत्रिक शासन के क्या हैं? व्यक्ति की स्वतंत्रता और गौरव की रक्षा करना, सार्वजनिक हित में वृद्धि करना, ये लक्ष्य हैं। लक्ष्य तो ये हैं। और लोकतांत्रिक शासन तो क्या है? एक साधन है। या उदारवादी लोकतंत्र क्या है? शासन है, साधन है। या राजनीतिक लोकतंत्र क्या है? साधन है। जो लोकतंत्र है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकतंत्र है विकासशील शासन की व्यवस्था है। मतलब व्यक्तिवादी पहले व्यक्ति पर जोर देते थे, उदारवादी मतलब प्रत्येक व्यक्ति ही बुद्धिमान प्राणी है, अर्थात ये लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना करते हैं। हम यहाँ देखें और क्या लोकतंत्र की विशेषताओं में है। राजनीतिक स्वतंत्रता मिलती है, समानता मिलती है व्यक्तियों को। इसमें लोकतांत्रिक शासन में विधि का शासन मतलब कानून के अनुसार शासन चलता है, किसी व्यक्ति की नहीं चलती, विधि की चलती है, संविधान की चलती है। और इससे क्या होता है? समाज में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता आती है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। जो कानून है वो सबके लिए समान है। तो न्याय के सिद्धांत पर चलता है ये लोकतंत्र। किसके सिद्धांत पर चलता है? न्याय के सिद्धांत पर। अब हम देखें लोकतंत्र का क्रिटिकल एनालिसिस। बच्चों एक बात ध्यान रखना, क्रिटिकल एनालिसिस या इस प्रकार से हिंदी का शब्द आया है कि आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। आलोचनात्मक परीक्षण का मतलब है हमें अच्छाई भी बतानी है और बुराई भी बतानी है, कि क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। अब एक वर्ग है राजनीतिक, वो यहाँ तक कहते हैं कि लोकतंत्र लज्जाहीन धारणा है। इतना भी हालांकि सही नहीं है कि लोकतंत्र बिल्कुल ही खराब है, और इतना भी सही नहीं कि लोकतंत्र, लोवेल कह रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ शासन है, यही है, सुधार की गुंजाइश भी है ना। तो हम देखें क्या क्या गुण हैं, मतलब गुण देखें, गुण को इंग्लिश में बोलेंगे मेरिट्स। मेरिट्स देखें लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की मेरिट्स। तो जो लोकतंत्र के गुण हैं वो एक तरह से हम देखें उदारवादी के, राजनीतिक लोकतंत्र के या लोकतंत्र की विशेषताएं, वो सब देखी, लगभग वो ही गुण इसमें ये हैं लोकतंत्र के, कि इसमें सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है, कि सभी के हित के लिए ये जो लोकतंत्र है वो काम करता है। कार्यकुशल शासन व्यवस्था होती है, अर्थात जो नीति बनती है, कोई भी नीति बनती है उसमें जनमत के अनुसार जनता की क्या इच्छा है, सरकार वो ही नीति बनाती है। और लोकतंत्र होता है उत्तरदायी होता है किसी भी कार्य को करने के लिए। जैसे भाई कोई कार्य है नहीं हुआ तो जनता जनता क्वेश्चन पूछती है तो सरकार उत्तरदायी होती है कि हाँ हम इसके उत्तरदायी हैं, उत्तर देने के लिए हम तैयार हैं। इसमें शासन की कार्यकुशलता निकल कर आती है कि शासन है वो। तीसरा हम गुण देखें लोकतंत्र का, सार्वजनिक शिक्षा का साधन है ये। गेटल एक विचारक हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि लोकतंत्र है वो नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल है। कैसे शिक्षा देता है? एक तरह से देखें हम कि सार्वजनिक समस्याएं जो भी आती हैं उनमें जनता की राय ली जाती है, जनता मत प्रकट करती है, उसके लिए नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं, कर्तव्य दिए गए हैं, बड़े हितों के लिए छोटे हितों का त्याग हो जाता है। कैसे? कि जैसे कोई भी बड़ा हित है, जैसे कोई सा भी हम देखें सरकार कोई सा भी फैसला लेती है तो 100% व्यक्तियों का उसमें मत नहीं रहता है, कुछ व्यक्ति अपने मतों का त्याग भी करते हैं। जैसे 90% का मत मिला तो 10% के
मतों का त्याग भी होता है। तो ये इस प्रकार से सार्वजनिक शिक्षा का साधन भी है। नैतिक शिक्षा का साधन देखें हम कैसे है कि जैसे लोवेल एक विचारक हैं, वो कह रहे हैं कि व्यक्ति की नैतिकता और पवित्रता की भावना इसमें मजबूत होती है, क्योंकि सभी भाईचारे से रहते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, नैतिकता और पवित्रता की भावना मजबूत होती है। व्यक्ति को जब राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास होता है और वो कर्तव्य प्रिय हो जाता है कि मेरे को देश के लिए कुछ करना है। और एक और देखें इसमें नैतिक कि जो व्यक्ति होता है वो परिवार से बाहर निकल कर सार्वजनिक हित करने के लिए आता है, सभी के लिए हित करने के लिए आता है। तो उसमें कौन कौन सी भावनाएं डेवलप हो जाती हैं, नागरिकों में सहयोग की, सहिष्णुता का मतलब टॉलरेंस पावर, मतलब सहन करने की शक्ति है, टॉलरेंस पावर, उदारता, सहानुभूति का व्यवहार है, ये उसमें डेवलप हो जाता है, बढ़ जाता है। पांचवा देखें विशेषताएं, गुण देखें लोकतंत्र का, देशभक्ति की शिक्षा कि जो लोकतंत्र है वो राष्ट्र प्रेम, जनता की संपत्ति, क्योंकि देश की संपत्ति होती है वो जनता की संपत्ति होती है, राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना ये जगाता है लोकतंत्र देशभक्ति की भावना जगाता है। इस प्रकार से मिल भी कहते हैं। क्रांति से सुरक्षा देखें कैसे मिलती है। क्रांति होती है, हम देखें कोई भी जब होता है अधिनायक या निरंकुश शासक होता है तो उसकी उपस्थिति में क्रांति होती है। लेकिन लोकतंत्र में क्या होता है, सब काम जनता की इच्छा से होता है और राजा जो शासक होता है वो उत्तरदायी होता है। तो यहाँ क्रांति की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि सब काम होता ही जनता की इच्छा से, तो यहाँ क्रांति की संभावना नहीं होती है। और यहाँ लोकतंत्र में तो सभी पक्षों को अपनी स्वतंत्रता है, तो यहाँ क्रांति की कोई संभावना नहीं रहती है। लोकतंत्र में समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन होता है, मतलब सबको समान और स्वतंत्र समझा जाता है। यहाँ पर लोकतंत्र में न्यायपालिका भी स्वतंत्र और निष्पक्ष होती है, सभी के लिए वो निर्णय है एक समान रूप से देती है, कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है। एक देखें हमारे लोकतंत्र में विचार और कर्मों की स्वतंत्रता, कोई कुछ भी काम कर सकता है, उस पर रोक नहीं है। तो उससे क्या होता है, कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान की प्रगति में लोकतंत्र सहायक होता है। संविधानवाद में आस्था होती है लोकतंत्र में कि जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार ही लोकतंत्र चलता है, अर्थात संविधान में हमारी क्या होती है, आस्था होती है लोकतंत्र की। और जो लोकतंत्र की शासन व्यवस्था होती है वो कैसी होती है, संकट के समय जब होती है तो सारी जनता एक हो जाती है यहाँ पर। और लोकतंत्र जितने भी शासन होते हैं वो विश्व शांति के समर्थक होते हैं, क्योंकि होता क्या है कि जो लोकतंत्र हैं, हमारे यहाँ राजतंत्र नहीं है, कुलीन तंत्र नहीं है, अधिनायक तंत्र नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था जब होती हैं, अगर एक ही व्यक्ति शासन हो, एक ही व्यक्ति का शासन हो, वो बार बार राजा का बेटा शासन बन रहा हो, तो उस समय क्या होता है, सैनिक कठोर विदेश नीति बना लेता है, विस्तारवाद की उसकी इच्छा होने लग जाती है। तब क्या होती है, लड़ाई होती है, दूसरे देशों से लड़ाई होती है। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं पाई जाती, क्योंकि लोकतंत्र वाले तो विश्व शांति में सहयोग करते हैं और शांतिपूर्ण सहयोग से रहने की कोशिश करते हैं। जो भी कोई राष्ट्रों के बीच विवाद होता है तो लोकतांत्रिक देश क्या चाहता है, वो वार्ता करने से, समझौता करने से या अंतर्राष्ट्रीय कानून करने से वो समस्या सॉल्व हो जाए, इस प्रकार से वो तो चाहता है लोकतंत्र। अब लेकिन लोकतंत्र में कुछ दोष हैं, उसके दोषों को देखें कि लोकतंत्र में दोष भी हैं। तो क्या दोष है, कुछ विद्वान क्या दोष बताते हैं। लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है, और जो व्यक्ति बुद्धि और विवेक ये है, ये एक क्या है, भ्रमपूर्ण धारणा है। जो उदारवादी कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि और विवेकवान है, ये भ्रमपूर्ण धारणा है। और होता क्या है कि ये कहते हैं कि वोट मांगने के समय व्यक्ति कैसा हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है। वो तो भावनात्मक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और विवेक वगैरह की उसमें कोई ऐसी बात नहीं रहती है। और क्या कहते हैं लोकतंत्र में दोष वाले, कि बुद्धिजीवी वर्ग इसमें उदासीन रहता है। जब भी वोटों की देखो आप प्रतिशत देखो, 69%, 70%, 80%, तो लगभग जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो जिसमें बुद्धि है, वो लगभग लोकतंत्र में भाग ही नहीं लेता है। ना तो नेता बनने में भाग लेता है और ना ही वोट डालने में भाग लेता है, इस प्रकार से वो मानते हैं।
और एक शैक्षणिक महत्व का दावा है वो भ्रमपूर्ण है, इस प्रकार से कहते हैं। कोई शैक्षणिक महत्व को इसमें महत्व नहीं दिया जाता है। कोई भी राजनीतिक दल होता है वो अपने हित के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम नहीं करता है। और जो कोई भी दल होता है या कोई शासक होता है वो भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इस प्रकार से दोष जो लग रहे हैं लोकतंत्र पर। चौथा दोष क्या है लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में स्वतंत्रता समानता नाम का एक भ्रमपूर्ण है। इस प्रकार से कोई स्वतंत्रता समानता नहीं है। लोकतंत्र में जो लोग अमीर हैं वो अमीर होते चले जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो गरीब होते चले जा रहे हैं। राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव रहता है और जो उनकी राष्ट्रभक्ति नहीं रहती है वो दल भक्ति रहती है। वो दल के लिए ही काम करते हैं, राष्ट्र के लिए नहीं काम करते हैं। और एक विशेषता वो जो दोष है वो कह रहे हैं, कोई उत्तरदायी शासन नहीं रहता है, कोई उत्तर देने के लिए तैयार नहीं रहता है, एक दूसरे पर दोष मढ़ने का प्रयास करते हैं, असफलता की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। सातवां दोष जो है लोकतंत्र का, जो सार्वजनिक धन होता है उसका काफ़ी अपव्यय होता है। काफ़ी सारी नीति निर्धारण में कानून के में अत्यधिक धन का और समय का व्यय होता है। काफ़ी सारी समितियाँ बनती हैं और फिर जो व्यवस्थापिका होती है, जो संसद होती है, उसमें हमारे लंबी चौड़ी बहसें बनती हैं। उसमें समय और धन का खूब अपव्यय होता है। काफ़ी बार लोकतंत्र में चुनाव होते रहते हैं, जो काफ़ी सारे विकास के कार्य हैं वो अवरुद्ध होते रहते हैं। आठवां दोष देखें, मतदाता हैं वो एक तरह से उदासीन हैं। मतदाता पूरी तरह से 100% वोटिंग है, 100% चुनाव है कभी नहीं होता है, उदासीन मतदाता हैं। और नवां दोष देखें, संकट काल की दृष्टि से कमजोर शासन, युद्ध में सत्ता विकेंद्रित, इस प्रकार से कि यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी शासक है वो पूरी तरह से फैसला नहीं ले पाता है, क्योंकि जो सत्ता का क्या है केंद्र है वो काफ़ी सारे हो जाते हैं, सबकी सहमति बनाने में टाइम लग जाता है, इसलिए कोई निर्णय यहाँ पर नहीं ले पाते हैं। अर्थात संकट काल में कोई, जैसे कहते हैं कि हमने अच्छाइयों में पढ़ा था कि संकट काल में लोकतंत्र अच्छा रहता है, लोकतंत्र अच्छा नहीं रहता है। दोष में 10वां दोष देखें कि विश्व शांति का समर्थक नहीं है, क्योंकि होता क्या है, जो लोकतंत्र है वो पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है, पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा है। पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को बढ़ाता है। जैसे कि हमने देखा इंग्लैंड में जिस तरह से हम देखें कि लोकतांत्रिक देश थे ब्रिटेन और फ्रांस, उनमें युद्ध और साम्राज्यवाद की स्थिति पनप गई थी और आर्थिक साम्राज्यवाद की स्थिति पनप गई थी। उन्होंने काफ़ी सारे उपनिवेश बना लिए थे। तो इस प्रकार से ये लोकतंत्र के दोष हैं। अब हम देखें लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, देखें हम तो एक देखें, शांति व व्यवस्था, आंतरिक व्यवस्था सामान्य है और युद्ध नहीं होने चाहिए। अगर बाहरी आक्रमण नहीं होने चाहिए, किसी भी राज्य में विकेंद्रीकरण मतलब केंद्र हैं उसके बहुत सारे हो जाने चाहिए। सत्ता का केंद्र एक ही, ऐसा नहीं कि दिल्ली में ही रहे। जैसे कि हमारे भारत में आपने देखा होगा सरपंच स्तर तक के, पंचायत स्तर तक के चुनाव होते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। राजनीतिक स्थिरता प्लस व्यवस्था इस प्रकार की रहेगी, राजनीतिक जहाँ स्थिरता रहेगी और व्यवस्था अच्छी तरह से रहेगी तो बाहरी आक्रमण की चुनौती को हम स्वीकार कर सकते हैं। राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा रहेगी, राष्ट्र की अखंडता तथा सुरक्षा भी इस प्रकार से बनी रहेगी। अगर हम केंद्रीयकरण ही करते रहेंगे, केवल सत्ता केंद्र में ही रहेगी, तो स्वतंत्रता और लोकतंत्र हमारा गायब हो जाएगा। तो हमको क्या चाहिए, विकेंद्रीकरण करना चाहिए पहले पॉइंट में, लोकतंत्र की आवश्यक परिस्थितियों में। दूसरे नंबर पर हम देखें, सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था करनी चाहिए। राष्ट्र की अर्थव्यवस्था है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जीवन यापन के लिए धन की अत्यंत आवश्यकता है। आर्थिक समानता की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात ऐसा ना हो कि कोई वर्ग ज़्यादा अमीर हो, कोई वर्ग ज़्यादा गरीब हो, इस प्रकार की व्यवस्था ना होनी चाहिए। सामाजिक न्याय की स्थापना होनी चाहिए, अर्थात समाज में न्याय हो, ऐसा ना हो किसी वर्ग के प्रति अन्याय की भावना आ जाए। जनता है वो शिक्षित और जागरूक होनी चाहिए। जनमत का निर्माण होना चाहिए, अर्थात हमारे
किसी भी देश की प्रेस, जो अखबार होते हैं और ये और कोई भी साधन है, रेडियो हैं, सिनेमा हैं, दूरदर्शन है, ये कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र होने चाहिए। सरकार का नियंत्रण इन पर ज़्यादा ना होना चाहिए, अर्थात जनमत का निर्माण होना चाहिए। नागरिक नैतिक और राष्ट्रीय चरित्र, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, सेवा, प्रेम, इस प्रकार के भाव हैं उनमें जागृत होने चाहिए। और देखें हम एच नंबर पर, सत्ता का विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण हमने पहले पॉइंट में देखा था ये, और स्थानीय स्वशासन, जैसे पंचायत के चुनाव देखे थे हमने, या जिलों में देखे थे जिला परिषद वगैरह के चुनाव, मतलब विकेंद्रीकरण होना चाहिए, स्थानीय स्वशासन भी होना चाहिए। नागरिकों को स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए, मौलिक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, जिससे क्या है, नागरिकों पर केवल सीमित शासन हो। ऐसा ना हो कि हम उनकी स्वतंत्रताओं को छीनकर असीमित शासन कर दें, ऐसी व्यवस्था ना होनी चाहिए। और देखें हम, लिखित संविधान होना चाहिए। संविधान कैसा होना चाहिए? लिखित होना चाहिए, और जो लोकतांत्रिक परंपराएं वो उसमें विद्यमान होनी चाहिए। संविधान की भाषा है वो स्पष्ट होनी चाहिए, उसको व्याख्या को लेकर, किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या को लेकर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, और संविधान संशोधन की पद्धति वो कठोर होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि रोज रोज संविधान संशोधन हो जाए, है ना, वो व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, संविधान की जो कठोर पद्धति नहीं होती है, तो जर्मनी में हमने देखा था, वहाँ का लोकतंत्र था, वो हिटलर जब था तो वो एक अधिनायकवाद, मतलब वो उसकी तानाशाही प्रकार का शासन है वहाँ का हो गया था। और जो कोई भी संविधान है वो लोकतांत्रिक परंपराओं को रखकर, मतलब कुछ ऐसे नियम होते हैं वो लिखे हुए नहीं होते हैं, कि उनको विचार में लाकर आचरण के उन नियमों और व्यवस्थाएं से होता है लोकतांत्रिक परंपराओं का मतलब, जिनका वर्णन संविधान में कहीं नहीं है, लेकिन लोकतांत्रिक पद्धति और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली ये व्यवस्थाएं होती हैं लोकतांत्रिक परंपराएं। अगला देखें हम, न्यायपालिका किसी भी देश की, राज्य की स्वतंत्र होनी चाहिए, उस पर किसी राजनीतिक शक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए। कर्मचारी हों वो निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र होना चाहिए, योग्य होने चाहिए वो, और जो दल हैं वो स्वस्थ और सुसंगठित होने चाहिए। ऐसा ना हो कि दलों की कोई विचारधारा ही ना हो। और राजनेता भी कैसे होने चाहिए? योग्य और निष्ठावान राजनेता होना चाहिए। जो सरकारें हैं वो सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजनाएं बनाएं, कृषि उद्योगों इनको बढ़ाएं, राष्ट्रीय आय को बढ़ाएं, श्रमिकों की आय को बढ़ाएं, और जो कमजोर वर्ग हैं उनको भी उठाने का प्रयास करें, जिससे देश का या राज्य का विकास हो। और हम देखें, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति बननी चाहिए। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वर्गों में तथा राजनीतिक दलों में सहमति होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि केवल देश में या राज्य में बहुसंख्यकों की चले, अल्पसंख्यकों की भी वर्गों को भी साथ में लेना चाहिए, और इन सब में राजनीतिक दलों, इनमें सब में राजनीतिक दलों की सहमति बननी चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ लोकतंत्र है, इसको किताब से भी पढ़ना है, नोट्सों से भी पढ़ना है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। नमस्कार बच्चों।